हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पढ़ेंगे, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने और गृह निर्माण, सड़कों के विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को देखेंगे, जांचेंगे। इस चैप्टर के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में ये विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। हमेशा हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से ही है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले या उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं अधिक होंगी। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी काम करें अच्छे से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया। Let us examine some of the aspects of healthcare in India, compare and contrast the situation expressed in the first and second columns. India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in every year. Most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population much less in rural areas. संसार भर में भारत में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर साल 15,000 से 30,000 नए डॉक्टर योग्यता पाते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 23,583. About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number is not decreasing. पिछले साल में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 हॉस्पिटल्स थीं। सन 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थीं और सन 2017 में ये नंबर बढ़कर 23,583 हो गए। भारत में करीब 5 लाख लोग
प्रतिवर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट आती है। ये संख्या कम ही नहीं हो रही है। India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सबसे अधिक अस्पतालों सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती इन बीमारियों में से 21% जलजनित होती है, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स। हाफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नोरिस्ड। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के सभी बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ, उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। ये फिगर patients usually have to wait in long queues in government hospitals like this one. ये सरकारी हॉस्पिटल के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। India has a large number of doctors, clinics and hospitals. भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और हॉस्पिटल्स यानी कि अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस सब्जेक्ट पर हम बाद में और अधिक इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ये विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस चैप्टर में इसके कुछ और कारणों को जानेंगे। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अमन एंड रंजन are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family,
Aman's parents have to struggle to make ends meet. Hi Aman, good to see you back. How have you been? अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? I had viral fever and had to go to the hospital. मुझे वायरल बुखार हो गया था और हॉस्पिटल जाना पड़ा. Oh, me too. I just got back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था. मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ. मेरे डैडी किंग्सवे के नए हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने ले गए. वहाँ बहुत ही अच्छा लगा. The building looked so posh. I thought it was a 5-star hotel. Daddy said that was because it was a private hospital with the best of facilities. हॉस्पिटल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि जैसे मुझे लगा कि कोई 5-स्टार होटल है. डैडी कह रहे थे कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं. Daddy had to pay ₹500 at the reception counter itself before we even met the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े. डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ इतना साफ सुथरा और जगमग जगमग था. The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forget to feel the pain. डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे. एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया. उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला. After the test result came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicines and rest. जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए. उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है. मुझे सिर्फ वायरल हुआ है. उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कह दिया. And have you heard the one about Batman on reality TV? क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? And so young man, this pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This one is a syrup. Don't worry, it's a tasty. ये जब उसका ब्लड लेते टाइम वुमेन उससे मजाक कर रही थी, उससे बातें कर रही थी कि तुमने टीवी पे बैटमैन का शो देखा है. और फिर इधर डॉक्टर ने कहा, हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है और ये वाइट वाले सोने से पहले. ये शरीर के दर्द के लिए है और ये एक सिरप है, घबराओ नहीं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है. थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी. फिर मैंने कहा, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ही ठीक लगने लगा है. You see, I have been dying to tell you all about it. But what about you? Which hospital did you to go? It was not as nice as yours at all. At first, Abba did not want to take me because he said it would take too much time. तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ. अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस हॉस्पिटल में गए? वो तुम्हारे वाले हॉस्पिटल जितना अच्छा तो नहीं था. पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था. And it really did. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue and the OPD counter. I was feeling so sick that I had to lean on अब्बा all the time. और सच में कितना ज़्यादा समय लगा. हम एक बड़े से सरकारी हॉस्पिटल में गए.
हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे खड़ा था। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. Then we had to go and stand in another long queue. People were crowding around in the testing room too. जब मेरी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ हो रखा था। We got the test results after 3 days and went back to the hospital. There was a different doctor that day. Show me his OPD card and the test results quickly please. हमें 3 दिन बाद खून की जांच का रिज़ल्ट मिला। फिर हम वापस हॉस्पिटल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका OPD कार्ड दिखाओ, उन्होंने कहा, और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। He seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All he needs is the one fever reducing medicine. इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने की ये गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। My hospital was nice, but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. Oh, my treatment did not cost much. मेरा हॉस्पिटल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। Public and private healthcare services. From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities into categories: public health services and private health facilities. हम कहानी से समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और सेकंड, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां हमेशा एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वो था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी हॉस्पिटल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम पैसों पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा ये असफल हो जाएगी। Why pay taxes to the government? हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए? सरकार
टैक्स से प्राप्त धन का उपयोग अलग अलग प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते थे। टैक्स से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक एग्जाम्पल स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल्स? जैसे कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों और घर की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दें। अ डॉक्टर इन अ रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन्स टू अ पेशेंट। गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती हुई ये डॉक्टर का फिगर है। हाकिम शेख According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। The government must safeguard the right to life of every person. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि यदि कोई हॉस्पिटल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका मतलब कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situations. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हों। हॉस्पिटल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों की आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी हॉस्पिटल इसके इलाज का दायित्व भी लेते हैं, इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का वो भुगतान करते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। अ वुमेन एंड हर सिक चाइल्ड एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ more than 1 million children die every year in India from preventable infections। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं।
निजी रूप से चलाए जा रहे हैं। अस्पताल और नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike the public health services, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। A post-operative room in a leading private hospital in Delhi. Today, the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals, and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां हॉस्पिटल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं को मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए हमेशा ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके के उपलब्ध होने पर भी उन्हें प्रयोग नहीं किए जा सकते, जैसे कि हमेशा देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। The Medical Council of India's Code of Medical Ethics states every physician should, as far as possible, prescribe drugs with generic names, and he or she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक कि संभव हो सभी चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Hence, even or those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. तथ्य ये है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि जो लोग हॉस्पिटल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। In rural areas, a jeep is often used to serve as a mobile clinic for patient. ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है।
गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात ये है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाता जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं अधिक रहती है। बीमारी होने पर होने वाले खर्चे से उनकी हालात और ख़राब हो जाती है। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to doctor in a prompt manner. कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता, जैसे कि महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रैवल मैनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। What can be done? क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव भी है। हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। द केरल एक्सपीरियंस 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, हॉस्पिटल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करके आप इस पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है लिंक। आइए अब एक और देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। द कोस्टा रिका अप्रोच। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स हैं। पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, an activity or service that is meant for all people in the country and it
and is mainly organized by the government. This includes schools, hospitals, telephone services, etc. People can demand these services and also raise questions about their non-functioning. वो सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल भी उठा सकते हैं। प्राइवेट, निजी, an activity or service that is organized by an individual or company for their own gain। वो सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए उसको प्राइवेट कहते हैं, यानी कि निजी। मेडिकल टूरिस्ट, दिस refers to foreigners who came to this country specifically for medical treatment at hospitals that offer world-class facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own countries। चिकित्सा पर्यटक, वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। कम्युनिकेबल डिसीजेस, these are diseases that are spread from one person to another in many ways such as through water, food, air, etc। संचारणीय बीमारियां, ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा। OPD, this is the short form for outpatient department। This is where people are first brought in and treated in a hospital without being admitted to any special ward। OPD ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। हॉस्पिटल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी OPD में जाते हैं। इथिक्स, नैतिक आचार, मोरल प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाला नैतिक सिद्धांत को इथिक्स कहते हैं। जेनरिक नेम्स, जेनरिक नाम, दीज आर केमिकल नेम्स ऑफ द ड्रग। दवाइयों के रासायनिक नाम, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट्स। दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, फॉर एग्जाम्पल एसिटिसैलिसिलिक एसिड इज द जेनरिक नेम ऑफ एस्प्रिन। वे दवाइयाँ में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, जैसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनरिक नाम है।